सतीश पारस इटारसी से नवोदय प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए। जैसा कि ज्ञात है कि समाज में चुनाव की शुरुआत शुरू हो चुकी है। हलचल इस समय मुद्दा विषय बना हुआ है समाज का चुनाव। इसी सिलसिले में मैं आज हरदा नगर आया हूँ। लोगों के हम विचार जान रहे हैं कि उनके मन में क्या है, वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, चुनाव कैसे होना चाहिए, किस तरह का अध्यक्ष होना चाहिए, किस पद्धति से चुनाव हो। ऐसे अनोखे प्रश्न मेरे मन में थे। इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब लेने के लिए 45 साल से जो समाज में सक्रिय रूप से समाज सेवा में सक्रिय है, बहुत अनुभवी है, समाज सेवा का उनका लंबा कार्यकाल है। महासभा के युवा अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पे हरदा नगर में सामूहिक विवाह के प्रणेता हैं, जिनकी सोच थी न जाने उनके बारे में तो इतना परिचय है कि कुछ मतलब समय बहुत कम पड़ा। बाकी अपने आप में वो एक शख्सियत है, मुखर वक्ता हैं, अपनी बात दमखम से रखने वाले व्यक्ति है। मेरे आदर्श बड़े भैया श्री अशोक नेगी जी से हम मिलने आया हूँ। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार पारस जी। नेगी जी, समूचे समाज में ये चर्चित है कि सामूहिक विवाह के आप प्रणेता हैं। तो बहुत सालों सुन रहे हैं, तो ये अचानक आपके मन में विचार कैसे आया और ये किस रूप में कार्य रूप में परिणित किया आपने? पारस जी, सर्वप्रथम तो आपको एवं भाई शैलेंद्र पारे नवोदय प्रखर जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे साक्षात्कार के योग समझा। जहाँ तक आपका सामूहिक विवाह का प्रश्न है, पारस जी, हम सब लोग, हमारी समाज शिक्षित है, संस्कारी है और इन सबसे बढ़ के ईमानदार समाज है जी। आज भी यदि हम इस बात का सर्वे करें तो ये बात हम फक्र से कह सकते हैं कि हम उस समाज से संबंध रखते हैं जहाँ अभी भी ईमानदारी का रेशो 90% 95%। गर्व की बात। अब एक तरफ हम, और दूसरी बात यह है कि हमारा समूचा समाज 80% 90% मध्यम वर्गीय है जी। नौकरी पेशा वाला समाज है। मेरे मन में ये प्रश्न आया, मैंने देखा है कि वर्षों से विवाह शादी उनको मैं देखता हूँ कि बेचारे पेरेंट्स एक एक शादी में अपने जीपीएफ वगैरह न जाने किन व्यवस्था से करके अपने बच्चों की शादी वगैरह करते हैं। फिर मैंने इस बात को भी नोटिस किया कि इन सबके दुष्परिणाम ये है कि विवाह शादी और हमारे रस्म रिवाज में इतना पैसा लग जाता है कि हमारे समाज में भारी मात्रा में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा कैसे होंगे। अब जब हमारे पास खेती और व्यवसाय नाम का तो कोई बहुत बड़ा फील्ड है नहीं, हमने सोचा कि सामूहिक विवाह एक ऐसा है कि इसमें ना ऊधों को लेना ना माधों को देना, बिल्कुल, न किसी को कुछ देना पड़ेगा न लेना पड़ेगा जी। और निश्चित है कि यदि इस तरह की परंपरा ने स्थायी रूप धारण कर लिया तो ऑटोमेटिकली समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बढ़िया विचार। सुधार होगा तो हम पेरेंट्स अपने लक्ष्य के प्रति सफल होंगे। तो ये सोच के मैंने सामूहिक विवाह प्रारंभ किया। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या है कि युवा समाज से दूर भाग रहा है, समाज में उसकी रुचि नहीं है। इसका क्या कारण देखते हैं? मतलब कुछ समाज में जोड़े रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? युवा क्यों, किस कारण की परिस्थितियों में समाज से दूर भाग रहा था? पारस जी, इस बात को मैं भी वर्षों से महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि बच्चे समाज से दूर इसलिए हो रहे हैं, विगत ये स्थिति विगत 25-30 साल से ज़्यादा हुई है। उसका मूल कारण ये है कि पूर्व में तो क्या होता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सब एक दूसरे के घर आने जाने की एक परंपराएं थी। गर्मी की छुट्टियां हों, दिवाली की छुट्टियां हों, बच्चे एक दूसरे रिश्तेदारों के घर आते जाते थे, तो उसमें सामाजिक प्रेम बढ़ता रहता था। अब ये व्यस्तता के जीवन में ये सब कुछ हो गया ख़त्म। अब ये जिम्मेदारी यदि अपने बच्चे यदि समाज से जुड़े तो ये पेरेंट्स को कुछ समय निकाल के अपने बच्चों को समाज के प्रति स्नेह उत्पन्न करना चाहिए, समाज के महत्व को बताना चाहिए। यदि पेरेंट्स यदि इस मामले में उदासीन रहेंगे तो निश्चित है कि आने वाले समय में समाज बिखर भी सकता है, क्योंकि आजकल जनरली बच्चे महानगर में जाने लगे, विदेश जाने लगे हैं।
जब उनका इस तरह का कोई रुझान ही नहीं होगा तो समाज लंबी आयु तक कैसा जाएगा, ये यक्ष पर। और इस पर समाज पेरेंट्स को विचार करना चाहिए। उन सभी को एक छत्र के नीचे रहने जी सर, गठित हुए हो गए 1920 से 2020 तक, लेकिन महासभा के बाद अक्षत कोष आज भी खाली है और बिना पैसे के और बिना धन के तो कोई भी काम संभव नहीं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है ताकि अपना अक्षत कोष बने और हम उसका सदुपयोग कर सकें? तो आरसर जी, अक्षत कोष की क्या बात है, अक्षत पात्र बरसात के पानी में तो हराने से रहा जी। उसके लिए रियल बात प्रारंभ से अब जो है हमारे जो महासभा के पूर्व में पदाधिकारी गए, उनको सबको नमन करता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात पे गंभीरता से विचार नहीं करा कि यदि समाज को लंबे समय तक संचालित करना है तो धन की आवश्यकता रहेगी। और कोषाध्यक्ष वगैरह के पद रहे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को उस स्तर पर नहीं निभा पाए जो उनको निभाना चाहिए था। परिणाम ये हुआ कि आज भी हम अक्षत कोष के मामले में यदि मैं कहूँ कि हम शून्य हैं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। यदि हमको अक्षत कोष भरना है तो सबसे पहले तो पूरी समूची समाज के लोगों को स्वप्रेरणा से महासभा को दान देना चाहिए और इसके साथ साथ महासभा को एक अच्छे कर्मठ लोगों की एक समिति बनाना चाहिए जो हर इकाई में जाए, अपनी बात रखे और वहाँ से धन एकत्रित करे। दूसरा मेरा ये है कि यदि इकाइयाँ समझती है कि हमारी सर्वोच्च संस्था महासभा है तो जितने भी जगह नारदी भवन या धर्मशाला है वहाँ जो शुल्क वगैरह लेते हैं तो उसमें से प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि महासभा को देना चाहिए। इस तरह का जब हम लोग एकत्रित धन नहीं कहेंगे, धन होना मुश्किल है और धन नहीं हो पाएगा तो हम उस मंजिल को नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पे जाना चाहिए। जी, महासभा अध्यक्ष कैसा चाहते, कैसा देखना चाहते, कैसा अध्यक्ष होना चाहिए महासभा अध्यक्ष? पारा सर जी, आपके इस प्रश्न पर मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। 90 साल का इतिहास एक तरफ और सुभाष महोदय के 10 साल का हिसाब एक तरफ। इस बात को हो सकता है बहुत से लोग मेरे बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं हमेशा यथार्थ में रहता हूँ। हमको स्वयं को समझना चाहिए कि 90 साल तक वो सब गतिविधि नहीं हुई जो एकाएक अखिल भारतीय युवा संगठन के अध्यक्ष सुभाष महोदय के दोबारा महासभा अध्यक्ष बनने के बाद हुई। और उन्होंने जिस जीवटता से, जिस समर्पण से समाज में जागृति लाए वो अद्भुत है। उनके कारण ही आज नई पीढ़ी को, पहले महिलाओं तक भी महासभा को लेकर कोई बात नहीं थी, लेकिन इन 10 सालों में जन जन तक महासभा नाम की कोई संस्था है जो समूची समाज तक गई है। तो उसका पूरा श्रेय यदि इन 10 सालों का है तो भाई सुभाष महोदय का है, उनकी जीवटता को है। लेकिन उनके साथ भी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बगैर ईंधन के कोई भी संस्था चल नहीं सकती, कोई भी काम हो नहीं सकते। उनके साथ सौभाग्य से बात ये हुआ कि अनिल शर्मा और सुदामा शर्मा नाम के 2 पदाधिकारी थे जिनके अपने समर्पण भाव उनके साथ था। उन्होंने तन मन धन से 10 साल तक सुभाष भाई के साथ लगे रहे। उनकी गाड़ियाँ चलती रही तो हर जगह जाने में सुविधा हुई तो जन जागरण नाम की बहुत बड़ी सफलता हमको मिली। मैंने लगातार सुना है जैसे आप नशा मुक्ति के लिए भी काम करते हैं, रेल में जो गंदे लिखे रहते हैं उसको भी मिटाते हैं, ऐसे कई अनेक काम। इसी बीच में एक काम आपका मैंने और सुना है कि कोई निसंतान महिला थी, बहुत परेशान थी, 15-20 साल से उसके बच्चे नहीं हुए, तो उस बीच आपका नाम किसी ने सुझाया क्योंकि आप समाज के सोनू सूद कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग मतलब समस्या के लिए, कोई भी समस्या का निदान अशोक नेगी के पास होता है, ये लोगों का सोच है। तो अगर खंडवा से कोई महिला या आई है तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपने उसकी क्या मदद की? देखो पारा सर जी, आपने पुरानी किस्से को याद दिलाया। बात 2005 की है। 5 जनवरी 2005 को हरदा में मगरदा रेलवे ट्रैक के पास एक लावारिस बच्चा मिला था। उसकी पेपरबाजी हुई थी तो
खंडवा से श्रीमती साध आई थी, उनको किसी ने मेरा पता दिया था। उनने यहाँ आई, मुझसे बात करी, मैंने पूछा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो वो बहुत भावुक हो गई। बोलने लगी भैया मैं आपके पास बड़ी आशा से आई हूँ, मेरी शादी को 15-17 साल हो गए, मैं माँ बनने योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा अपना कोई बच्चा हो। मुझे जानकारी मिली है कि एक लावारिस बच्चा यहाँ अस्पताल में है, मेरी इच्छा है कि वो मुझे मिल जाए। मैंने उनकी बात सुनी, मुझे लगा कि उनका ममत्व मुझसे ये कह रहा है कि मैं उनकी मदद करूँ। तो फिर हमने उस विषय में लगे, पूरी जानकारी ली। तो प्रकरण न्यायालय तक चला गया था और उन बच्चे को प्राप्त करने के लिए पार्षद जी 120 आवेदन थे जी। लेकिन चूँकि माँ नर्मदा ने हमारी मदद करी, समाज के कुछ स्वजाति अधिवक्ताओं भी मेरे साथ थे, हम सबने मिलके प्रयास कुछ ऐसे हुए कि माननीय न्यायाधीश ने हमारी बात को, हमारे आवेदन पर बड़ी गंभीरता से विचार किया और अंततोगत हुआ वो बच्चा श्रीमती साध को मिला। इसकी मुझे हार्दिक खुशी है। अभी बीच में बच्चा बड़ा हो गया, उसका जनेऊ का कार्यक्रम भी उन्होंने रखा था, तो वो बेचारी आमंत्रित देने भी आई थी। मैं बच्चे की, श्रीमती साध के परिवार के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। भैया इस समय महासभा चुनाव की शुरुआत शुरू हो चुकी है, समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कई बार विवादास्पद है। तो कौन सी पद्धति हो जिससे कि ये चुनाव निर्विवाद संपन्न हो, और जिसमें आपने हरदा में जो एक अपना भी मिसाल कायम हुई, तो क्या इस पद्धति से चुनाव हो सकते हैं? आप क्या चाहते हो, तो किस तरह का चुनाव हो ताकि वो सर्वमान्य हो? देखो महाराष्ट्र जी, हम लोग सर्वमान्य माने जाते हैं कि हम बुद्धिमान समाज से जुड़े हुए लोग, तो हमको समय समय पे बुद्धिमान है इसका प्रमाण भी देना चाहिए। जनरली आज तक आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियों में मतदान वगैरह होते हैं। क्यों भाई, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने आत्मसात कर लिया है तो और उसके प्रति हम समर्पित पूरा देश है, तो हमको हमारे छोटे से समाज में भी लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रत्याशी है वो अपने अंतिम मतदाता के प्रति भी जवाबदार रहे। तो प्रत्याशी को अंतिम मतदाता के प्रति जवाबदार रहने के लिए जरूरी है कि हरदा पद्धति से महासभा के चुनाव। मैंने सुना है कि आप सुबह से निकलते हैं, किसी होटलों में जैसे जो पानी होता है वो गंदा पानी, उसको स्वच्छ करने का एक अभियान आपने छिड़ के रखा है। इसके अलावा रेलों में जो आप शब्द लिखे रहते हैं उसको मिटाने का अभियान है आपका। ऐसे न वाले कितने अभियान हैं, और नशा मुक्तियों के लिए आप प्रेरणा बनते हैं। तो ये सब आपके मन में कैसे विचार और क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें उसे बताइए। देखो पारासर जी, हम लोगों का जो देश है और फिर विशेषकर हमारे ब्राह्मण समाज है नारंगी, हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और हम ऐसा मानते हैं। अध्यात्म में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको जीवन का मूल्य समझना चाहिए। तो जीवन का मूल्य लंबी उम्र बढ़ने से नहीं, हमारा जीवन किसी के काम आ सके, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो बचपन से मेरे बड़े भैया ने, माता पिता ने जो घर के वातावरण देखे, संस्कार दिए, मैं इस तरह के काम में मेरी व्यक्तिगत रुचि है, मैं करता रहता हूँ। जैसे मैं सड़क पर भी चलता हूँ तो मुझे केले के छिलकों को एक तरफ हटाने में शर्म नहीं आती, कांच खिल्ली काटे पड़े हो तो शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इस तरह के काम से मैं इसको भी समाज सेवा समझता हूँ। आपने एक बात सही कही, ये जनरली देखा है कि होटल मालिकों को अपने व्यवसाय से मतलब रहता है, किसी के स्वास्थ्य के प्रति उनको कोई लेना देना नहीं। उनके यहाँ जो टंकियाँ हैं वो लंबे समय तक भरी रहती, नाश्ता पानी करने वाले लोग जाते हैं, उनको क्या मालूम कि यथार्थ क्या है। लेकिन यदि मैं ये बात समझता हूँ तो जनरली मैं वहाँ जाके होटल मालिक से उन लोगों को बार बार समझाता रहता हूँ कि सफाई पाए, कितने दिन में उसको खर्च करना चाहिए, किलो की कहाँ मिलेगी, कैसा करेगी, कितने दिन, 2-4-5 दिन में जब भी मैं निकलता हूँ उनको किसी न किसी रेस्टोरेंट होटल वाले को अपना जो विचार उससे अवगत कराता हूँ और मुझे प्रसन्नता है, वो मेरी बात को गंभीरता से लेते हैं। बात का एक कीड़ा है जो दीमक की तरह हमारे समाज को कमजोर करता है, तो इस मानसिकता से
क्या आप सहमत है कि इससे उभरने के क्या उपाय हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? सर जी, मैं पुरातन की ओर आपका एक ध्यान ले जाना, आपके माध्यम से पूरी समाज का ले जाना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य जो थे जी, उनके जो गुरु थे वो श्रीपाद गोविंदाचार्य थे और सौभाग्य से वो नामदी ब्राह्मण थे। गुरु श्रीपाद गोविंदाचार्य ने अपने शिष्य को अनेक शिक्षा के अलावा जो महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि आपको समूचे देश को एक सूत्र में बांधना है। इसलिए उन्होंने हर जगह देश भर में अलग अलग स्थानों पर समूचा देश एक सूत्र में बांधे रहे, इसलिए मठों की स्थापना की थी। अब वो श्रीपाद गोविंदाचार्य की जाति के वंशज लोग छोटी सी जगह में रहने के बाद में क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं। ये इससे बढ़ के कोई दुर्भाग्य नारदी समाज का हो सकता है? मैं क्षेत्रवाद को सिरे से खारिज करता हूँ। नर्मदा किनारे जितने भी नारदी ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं वो समस्त में आपस में बंधु बांधव हैं। कोई निवाड़, कोई भुवाना, कोई मालवा, कोई चीज़ नहीं है। ये हम चंद लोगों की फितरत हो सकती है, लेकिन सही बात में सब नारदी ब्राह्मण है और उन सभी को एक छत्र के नीचे रहने। मतलब ये था कि अगला अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, अगला अध्यक्ष की आप क्या रूपरेखा देखते, कैसा होना चाहिए? मैंने अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे भी डाला था, उसी बात को मैं रिपीट करूंगा कि मुखिया मुख से चाहिए। अपन भोजन वगैरह मुख से करते हैं, लेकिन उसका लाभ पूरे शरीर को मिलता है जी। तो मुखिया ऐसा होना चाहिए कि सभी को लेके चले, अंतिम व्यक्ति तक की उसके पास प्लानिंग हो, उसके विकास का उसके पास सपना हो। पिता की तरह होना चाहिए, योग्य पिता की तरह होना चाहिए, जो अपने दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी 24 घंटे उसको अपने परिवार के विकास की चिंता लगी रहती है। भगवान की तरह होना चाहिए कि अपने पूरे परिश्रम के बाद भगवान को खूबसूरत बनाता है, खूबसूरत फूल होता है, खूबसूरत सुगंधित फूल बनता है, समाज उपयोगी फूल बनता है। इस तरह का जब तक इस विचारधारा का पूर्ण समर्पण के साथ महासभा अध्यक्ष नहीं आएगा, हमारा समाज विकास का सपना कहीं न कहीं अधूरा रहेगा। हरदा चुनाव का विचार आपके मन में अचानक आया कैसे? क्या सोचता, कैसे अचानक विचार आया? क्योंकि अभी तक तो अपन नियुक्त करते थे, ये विचार आने का मुख्य कारण क्या रहा, कैसे पढ़ लिया? पारासर जी, मैं इसके लिए नहीं आया, ये वर्षों का समाज सेवा में मनन के साथ ये विचार चलता रहता था। मैं विशेष तौर से हरदा नगर के मेरे स्वजाति बंधुओं का हृदय से आभारी हूँ कि उनके सामने मैंने ये बात रखी और उन्होंने मेरे प्रस्ताव को ध्वनि मत से पास किया और इसको जो अमली जामा पहराया, जो आज समूह सभी दूर इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही, उसका पूरा श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूँ तो वो है मेरे निर्वाचन अधिकारी, मेरे भाई शिशिर गार्गो और उनकी पूरी टीम। यदि वो विधिवत तरीके से ये सब नहीं होता तो आज हमको इतनी बड़ी क्रेडिट नहीं मिलती जो आज सब दूर चर्चा का विषय जी। कोई संदेश देना चाहते हो समाज को? कोई आपके मन में क्या है जो आप कहना चाहते हो समाज को? पारासर जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ अहंकार रहित बात कहूँगा कि मेरा समाज को यही संदेश है कि निरंतर हमको जब भी समय मिले, जब भी हम हमारी पारिवारिक दायित्व वगैरह से मिले, तो कोई ना थोड़ा समय हमको समाज के लिए देना चाहिए। और मैं इतनी बड़ी जागृति आपको कहीं नहीं मिलेगी यदि मैं बहुत विनम्रता के साथ में यदि कोई समिति बैठ के ये बात करे तो 100 साल का महासभा का कार्यकाल, अन्य इकाइयों का कार्यकाल और हरदा का कार्यकाल, मेरा ये विश्वास है कि हरदा को ईमानदारी के साथ प्रथम श्रेणी में रखना पड़ेगा आदर्श इकाई के रूप में जी। तो जैसे हरदे के लोगों में समाज को लेके डेवलपमेंट की जो भावना होती है, मेरी अशोक नेगी के अकेले की नहीं है, ये समूचे शहर की ये है कि यहाँ पे बहुत लोग जागरूक हैं, सब अपने अपने स्तर पे, कोई रेवा पर्यावरण के माध्यम से तो कोई किसी माध्यम से कोई ना कोई रचनात्मक कार्य में लगे रहता है। मतलब जीवटता इस शहर में बहुत जम के है और अन्य इकाइयों को बहुत विनम्रता के साथ हृदय का अवलोकन करना चाहिए और
समाज सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ। जब भी उसको हरदा को हम समाज की धड़कन मानते हैं, जीवट शहर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। आपके पास तो अनुभव का भंडार है और आपसे ये चर्चा से मैं अभी भी एक आध इंटरव्यू और लेना पड़ेगा, क्योंकि 45 साल की समाज सेवा को 45 मिनट में समेटना नामुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नब्दा प्रखर के लिए सतीश पारासर, मिलते हैं अगले चैनल में किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।